Hello everyone, welcome to today's session. Now, आज के द हिंदू में we are going to study about multiple topics, right? जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी न्यूज में चल रही है तो उसके बारे में समझेंगे. Then there was a news about नाविका सागर परिक्रमा, उसके बारे में समझेंगे. जर्मनी में कुछ क्राइसिस चल रहा है, वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे. Then केरला में सी प्लेन लैंड हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे, right? तो let's start. यहाँ से आगे वैसे भी 2-3 दिन के कुछ न्यूज़पेपर जब तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अजरबैजान में चल रही है तो दे विल बी हाईलाइटिंग दीज न्यूज़ या फिर इसके अराउंड ही काफी सारे आर्टिकल आपको देखने मिलेंगे. प्लस आज के न्यूज़पेपर में देयर इज वन मोर आर्टिकल अराउंड LAC, जो इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू है चाइना के साथ, राइट? वहां पे भी आर्टिकल आया हुआ है. सो UN raises alarm as climate talks kick off in अजरबैजान. तो अजरबैजान में क्या हुआ है? क्लाइमेट टॉक स्टार्ट हुए हैं, राइट? क्लाइमेट टॉक स्टार्ट हुए हैं एंड यूनाइटेड नेशन ने अलार्म रेज किया है बिकॉज क्लाइमेट एक्शन की अगर हम बात करें या क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है. परफॉर्मेंस इज नॉट दैट ग्रेट. तो अब देखते हैं एक बार. 29th Conference of Parties, COP29, began in Baku, Azerbaijan on Monday, perhaps with more headwinds than ever before. Talks opened at United Nations warned the Paris Climate Agreement goals in a great perils and 2024 is on track to break new temperature records. अच्छा, कई लोग को ये लगेगा कि ये न्यूज़ चल रही है लेकिन ये कॉप है क्या? तो वैसे तो आप सबको पता होगा अभी तक, बट एक बेसिक बैकग्राउंड मैं आपको फिर से देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. COP29 है क्या? तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी स्टॉकहोम में, राइट? जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1972, राइट? इसके बाद बनता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विथ हेड ऑफिस एट नाइरोबी केनिया. नाइरोबी केनिया में जिसका हेड ऑफिस है. अब इस UNEP एंड एक और ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था आई थिंक 1950 के आसपास, राइट? तो WMO और UNEP मिलके 1988 में क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल करने के लिए स्टार्ट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं IPCC. क्या है ये IPCC? इट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, जो स्टडी करता है इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है, इसको ये स्टडी करने का काम करता है एंड देन उसको टैकल कैसे करे उसके बारे में ये काम करता है. तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स जो रिलीज हुई है क्लाइमेट चेंज के इशू को लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको स्टडी करता है. अब ये जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, दिस IPCC रिवील्स, IPCC क्या करता है? रिवील करता है अपनी रिपोर्ट, और जिसमें वो बहुत ही शॉकिंग सी चीजें बताता है, लाइक कि 1988 में ये स्टार्ट हुआ और फिर इसने 1990s के आसपास अपनी पहली रिपोर्ट रिलीज करता है ये. तो ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल नहीं किया तो मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है फ्यूचर में कि वो यू कैन से अंडर वाटर चला जाए, आइलैंड बहुत से डूब जाए. एंड दैट्स व्हाई एक समिट होती है, अर्थ समिट, जिसका ईयर मुझे आपको बताना है इन द कमेंट बॉक्स. और इस अर्थ समिट के जो होती है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, राइट? रियो समिट भी कहते हैं इसे. इसके आउटपुट में मल्टीपल चीजें बनती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ इट्स आउटपुट. UNFCCC, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट? तो ये UNFCCC बनता है. इसके अलावा वहां पे और भी चीजें हुई थी, जैसे कि वन ऑफ द आउटपुट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD बनना. देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNCCD बनना. तीसरा, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का आना, राइट? फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पिक्चर में आना, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ लॉज बनते हैं जो. एंड UNFCCC का क्रिएट होना, राइट? UNFCCC आना. तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है जो क्लाइमेट, एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको बचाने के लिए की जाती है. विद इन दिस हम आज बात कर रहे हैं UNFCCC के बारे में, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में. अब होता यह है कि UNFCCC अग्री होके सारे मेंबर्स इसे साइन करके ये एक यू कैन से काइंड ऑफ एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है.
एंड फाइनली यूएनएफ ट्रिपल सी बनता है और उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है जहां पे ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी आते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसी को हम कहते हैं सीओपी, कॉप। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है पहला, COP1, जिसका लोकेशन होता है बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन, जर्मनी, 1994, राइट। ये यहाँ पे होता है। और इसके बाद हर साल ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो यूएनएफ ट्रिपल सी है, इसकी मीटिंग कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज मीटिंग ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी, राइट। यूएनएफ ट्रिपल सी की हम इसको मीटिंग कहते हैं। Now there are multiple meetings. One of the important meetings is COP that happened at Kyoto, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जहां से क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया। कार्बन क्रेडिट्स की जहां पे हम बात करते हैं, राइट, अलग अलग देशों के कार्बन क्रेडिट्स की बात करते हैं, कार्बन के ट्रेड के बारे में बात होती है। यहाँ पे क्या किया गया, अंडर दिस क्योटो प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया कि कौन सी कंट्री, जो मेनली दुनिया भर की डेवलप्ड नेशंस है, जो दुनिया भर के डेवलप्ड नेशंस है, उन डेवलप्ड नेशन को टारगेट दिया गया कि आपको क्या करना है, आपका जो कार्बन इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है, उसको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है। उसके कुछ इनको टारगेट्स दिए गए, उनके इनको कुछ टारगेट्स दिए गए। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज के साथ किया गया, राइट। एंड इनको बोला गया कि ये जो 1995 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, 1995 से ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये खत्म करना है या इसके टारगेट्स अचीव करने हैं बाय से 2015, 2015 के आसपास, राइट। 2015 में से खत्म होना था। और 2015 में मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21, COP21, जिससे का लोकेशन था पेरिस, जिसे कहते हैं पेरिस क्लाइमेट डील। आई थिंक दिस बर्लिन वाज 1995, हाँ 1995 था ये। तो यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील होती है, राइट। यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट डील होती है 1995, पेरिस क्लाइमेट डील होती है 2015 में। और इसके अंदर अब ऐसा बोला जाता है कि चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो, चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड नेशन हो, इन सबको कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे जो ये अपने देश के लेवल पे अचीव करेंगे, सो दैट क्लाइमेट चेंज ज्यादा अफेक्ट ना करे। एंड कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट्स लिए गए, कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स लिए गए। अब अलग अलग देशों को जो टारगेट्स दिए गए थे, मेजरली जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स लिए थे हर एक देश ने, लॉन्ग टर्म टारगेट तो पूरे वर्ल्ड के लिए था। आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वाज द लॉन्ग टर्म टारगेट, एंड टू अचीव दिस लॉन्ग टर्म टारगेट देयर विल बी फ्यू शॉर्ट टर्म टारगेट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज दिस लॉन्ग टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म टारगेट ये था कि दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है, देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, राइट। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या, कौन सी चीज है, ग्रीन हाउस गैसेस है, राइट। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है पूरे दुनिया का, इस टेम्परेचर राइज को, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे क्या इस लॉन्ग टर्म टारगेट में बोला गया कि दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है, जो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1850 में जब हुआ, 1850 के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो दुनिया का एक टेम्परेचर हुआ करता था, एवरेज टेम्परेचर, उस एवरेज टेम्परेचर को मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है इन द ईयर 2100। जैसे अभी हम 2024 में चल रहे हैं, तो 2100 में जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर है, वो 1850 में, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, 1850 का दुनिया का एवरेज टेम्परेचर था 12 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम होना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा नहीं जाने देना है। एंड दूसरा टारगेट लिया गया कि हम कोशिश करेंगे, 2 डिग्री का तो हम बात कर रहे हैं, वी विल ट्राई कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, इससे ज्यादा हम इसको नहीं जाने देंगे। इसकी हमें क्या करनी है, वी विल ट्राई टू डू दिस, हम इसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, ये लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव करने के लिए हर देश को अपने शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करने पड़ेंगे।
और उन शॉर्ट टर्म टारगेट्स को, जो अलग अलग देश के अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, उनको बोला गया उस देश के INDC, दैट इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। वो क्या थे उस देश के? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बोला गया उनको उस देश के। और ये टाइम टू टाइम रिवाइव हो सकते हैं। तो जैसे जब COP 21 हुआ पेरिस में, वहां पे इंडिया ने अपने 3 INDCs दिए थे, बट बाद में इंडिया ने इसको ग्लासगो समिट में अपने INDCs को बढ़ा के 5 कर दिया। और करंटली हमारे जो INDCs है वो टोटल 5 है, जिसको हम कहते हैं इंडिया के पंचामृत। इसे कहा जाता है इंडिया के, क्या है ये? पंचामृत है। पंचामृत है, 5 गोल्स है जो हम अचीव करना चाहते हैं। 5 गोल्स दैट वी वांट टू अचीव। ठीक है। तो अब ये COP 21 में ऐसा डिसाइड किया जाता है, INDCs वगैरह, उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रहती है। और अब हुआ क्या है कि ये जो पेरिस में डिसाइड हुआ था, उसे कहते हैं पेरिस क्लाइमेट डील। अब इस डील को जब दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ द देश साइन कर लेंगे तो ये काइंड ऑफ बाइंडिंग हो जाएगी। अब इसके साथ होता ये है कि जब ये 2021 में आती है, 2021 में USA के प्रेसिडेंट जो, सॉरी 2021 नहीं, 2015 होगा ना, राइट, 2015 का था ये, 2015 COP 21 इट वाज। COP 21 में जब आती है तो 2015 में USA के प्रेसिडेंट होते हैं बराक ओबामा जी। ओबामा जी जो है वो उसे साइन कर लेते हैं। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये है डेमोक्रेट से, राइट। लेकिन 2016 में यहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं और 2016 में आते हैं DJ ट्रम्प। वो अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर कर लेते हैं। और अगर US जैसी कंट्री, जो वन ऑफ द हाईएस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस है इन द वर्ल्ड, वो अपने आप को इस डील से बाहर कर लेगी, तो इस डील का रिलेवेंस उतना बचता नहीं है। फिर 2016 से 2020 तक DJ ट्रम्प चलते हैं, USA इससे बाहर होता है। 2020 में यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे आते हैं जो बाइडेन। बाइडेन फिर से उसी पार्टी से है, डेमोक्रेट्स, राइट। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से वापस आते हैं, डेमोक्रेट्स की तरफ से। जब ये डेमोक्रेट्स की तरफ से आते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, पेरिस क्लाइमेट डील में हम जाना चाहेंगे, और उसके ऊपर पॉजिटिवली चर्चा होके बात शुरू हो जाती है। पॉजिटिवली सब लोग लेते हैं कि यस, US भी आ गया है, अब इसको ठीक से करेंगे। लेकिन अब इसमें काम करना शुरू हो जाता है, और 2024 के अभी इलेक्शन हुए हैं। अब 2024 के इलेक्शन होते हैं, DJ ट्रम्प वापस बाहर आ जाते हैं, जो इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करते, और हो सकता है फ्यूचर में ये फिर से पेरिस से बाहर जाने की बात करें। अब ये वाला आर्टिकल या इससे आगे के आर्टिकल आप जितने भी पढ़ोगे, वहां पे इसके बारे में सबसे बड़ी चर्चा की जाएगी कि व्हाट विल बी द स्टैंड ऑफ USA। अगर USA बाहर निकल गया तो इस डील का एज सच कुछ फायदा होगा नहीं, बिकॉज दैट डील इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट इफ देर इज नो US, राइट। वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स वाई अब ट्रम्प के आने के बाद क्या होता है ये इंतजार किया जाएगा। प्लस जहां 3-4 साल जो बाइडेन जी ने, US ने, बाकी सब देशों ने 2020 से 24 में इतने मेहनत करी थी कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए, उस पे शायद 2024 से 28 में पानी फिर जाए। तो ऑन दिस बैकड्रॉप, ये जो अजरबैजान बाकू की जो समिट है, ये समिट उतनी फ्रूटफुल होने नहीं वाली, बिकॉज अभी यहाँ पे हो सकता है जो बाइडन पार्टिसिपेट करे या फिर जो बाइडन की गवर्नमेंट के लोग पार्टिसिपेट करें, बिकॉज ट्रम्प जो है वो तो जनवरी में बनेंगे। तो ये जो बोलेंगे, ये जो बात करेंगे, जरूरी नहीं है ट्रम्प उस चीज को फॉलो करें। एंड इसीलिए इस बार की समिट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होती, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल चेंज दैट वी आर फेसिंग, इस वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब जितने भी आर्टिकल अपन पढ़ेंगे यहाँ पे इसी के बारे में ज्यादा चर्चा आपको दिखाई देगी। 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बिगैन इन बाकू अजरबैजान, ये सब चीजें यहाँ पे दी है। WMO ने कहा कि हम जो द पीरियड फ्रॉम 2015 से 2024 विल आल्सो बी द वार्मेस्ट डिकेड एवर रिकॉर्डेड, सेज UNWMO। The re-election of Donald Trump as the US president has already cast a shadow over the meet, where the main focus is on agreeing on climate financing and who pays for that, how much is needed, and how the funds would be used to address the climate adaptation, mitigation, and loss and damage.
New data of WMO, World Meteorological Organization, showed that the current warming is about 1.3 degrees Celsius higher than the average of the previous 10 year compared to 1.2 degrees Celsius a year ago. हम ऑलरेडी जो लॉन्ग टर्म के अपने गोल्स है उसको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, राइट? तो देखते हैं क्या होता है. Trump has threatened to pull US out of 2015 Paris Agreement, which he did during his first term, but the move was later reversed by Joe Biden ji. The Paris Agreement, for the first time, had global leaders committing limiting the global warming to specific number under 2 degrees Celsius, better still 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial level. ये सोचा गया था. In a thinly veiled reference to the US, Simon Still, Executive Secretary of Climate Change, appealed the largest and the wealthiest nation to do the financing in their self-interest. कि अपने देश को बचाने के लिए जो अमीर देश है वो फाइनेंसिंग करे, सो दैट ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, फंडिंग दी जाए इन सब चीजों के लिए, सो दैट वी कैन अचीव दिस. एक फंड जो बनाया गया था, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जिसको एनसीक्यूजी कहा जा रहा है. एनसीक्यूजी के अंदर पैसे आए. इन सब चीजों के बारे में अजरबैजान भी अब पैसे डिमांड कर रहा है, लेकिन देखते हैं चीजें वर्कआउट होती है, राइट? तो अब ये यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, है ना? देन नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव, सी प्लेन लैंड्स इन मट्टुपेटी डैम, रेजेस इकोलॉजिकल कंसर्न. पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. टूरिज्म सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्टर है केरला की ग्रोथ में, प्लस उसको अगर सी प्लेन वगैरह आएंगे तो थोड़ा सा बूस्ट भी मिलेगा, राइट? तो अभी हुआ क्या है, यहाँ 11 नवंबर को, राइट, बोलगट्टी वाटर ड्रोम इन कोची, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला था. एंड द इनॉग्रल फ्लाइट विल ऑपरेट फ्रॉम बोलगट्टी, दे रखा होगा कहीं पे इसका नाम, बोलगट्टी से मट्टुपेट्टी, यहाँ पे ये जाने वाला था. A promising new tourism prospect. The trial run of Kerala's first seaplane service was held on Monday. According to the official, the plane took off from the Kochi. कोची का कौन सा है? बोलगट्टी सीड्रोम है, राइट? एरोड्रोम होता है ना, तो जैसे एरोप्लेन का अपना एयरपोर्ट, इसे एरोड्रोम कहते हैं, इसे सीड्रोम कहते हैं, राइट? तो कोची में लैंड हुआ एट द मेटुपट्टी डैम रिजर्वायर इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट एट अराउंड 11 a.m. आफ्टर 30 minutes flight. An official team led by Water Resource Ministry, इन्होंने ये कहा है. It is a 3.5 किलोमीटर का ये रिजर्वायर है, which is adequate water storage throughout the reservoir, are the main advantages for seaplane landing at the Metupetti. A large number of tourism stakeholders witnessed this landing of the seaplane because the future में इनको help करेगा. बट उसी के साथ यहाँ पे कुछ नेचर से रिलेटेड कंसर्न भी आ रहे हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड कंसर्न भी आ रहा है. तो आपको बस ये एक बात याद रखनी है कि सी प्लेन कहाँ पे लैंड हुआ है क्या नहीं. हो सकता है कि ये आपको वन लाइनर की तरह आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए. Then यहाँ पे आप एक माइग्रेटरी बर्ड को देख सकते हैं जो साइबेरिया से इंडिया आया है, राइट? साइबेरिया से इंडिया आया है और लंबे टाइम तक अभी इंडिया में रहेगा. इनको कहते हैं पेलिकन्स. Pelicans perch on the tree tops of Telinilpuram village in Srikakulam district of Andhra Pradesh on Monday. The winged visitors are started arriving from Siberia in the first week of November and यहाँ पे रहेंगे till the next year का मार्च. अगले साल के मार्च तक ये यहाँ पे रहेंगे और फिर ये वापस चले जाएंगे, बिकॉज उधर काफी ठंड होती है, तो इंडिया में कंपेरेटिवली इनको बेटर होता है, खाना पीना भी मिलता है, हरियाली भी मिलती है, पानी भी मिलता है, तो ये यहाँ पे आके रहते हैं. तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं पेलिकन्स, तो इनका नाम आपको याद रखना है. देन नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव, फॉर फार्मर्स डेली परसूट ऑफ स्कार्स डीएपी इन सोविंग सीजन. तो जो डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं 1846-0, जिसको फार्मर्स के टर्म में कहा जाता है, वो डीएपी मिल नहीं रहा है, मेनली एट द सोइंग सीजन, जब सोइंग सीजन चल रहा है. तो at the Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendra at this particular village in Haryana, farmers keep coming on bicycle and motorcycle to inquire about diammonium phosphate, a cheap fertilizer used for sowing of wheat is available, but they return home empty-handed.
तो हमारे काम की चीज एक तो डाई अमोनियम फॉस्फेट आपको पता होना चाहिए, एंड दूसरा यहाँ पे एक चीज की बात की गई है, दैट इज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के बारे में। तो अब हुआ ये है कि इस प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे डीएपी मिल नहीं रहा है। वीट का सोइंग सीजन आया है, एंड डीएपी से बहुत बड़ा क्वांटिटी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंडिया के इंपोर्ट्स कुछ अफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें न्यूज में चल रही है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है क्या। तो एक सम्मेलन हुआ था 2022 में, जिसे कहते हैं पीएम किसान सम्मान सम्मेलन। किसान सम्मान सम्मेलन स्टार्ट किया गया था, और इसी के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने रिलीज किया था 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान। जो प्रधानमंत्री हमारा किसान सम्मान निधि था, पीएम किसान, जिसके बारे में हमने गवर्नमेंट स्कीम के क्लास में पढ़ा भी है, राइट। प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि, इसके इंस्टॉलमेंट इन्होंने रिलीज किए थे। और इसी के साथ हमारे देश के फार्मर्स को इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स होनी चाहिए, इसलिए मोदी जी ने 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्टार्ट किए थे। पीएम किसान समृद्धि केंद्र इन्होंने स्टार्ट किए थे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, राइट, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। चलो, चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में बाद में बता देना कौन है इसके मिनिस्टर। तो ये स्टार्ट किए गए थे, जिसके अंदर बात की गई थी एक इनिशिएटिव के बारे में, इसी के साथ मोदी जी ने लॉन्च किया था। बिकॉज पहले क्या होता था, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग फर्टिलाइजर्स हमारे देश में चलते थे, जैसे डीएपी आता था, मान लो इफ्को का आता था, सम्राट का आता था, और भी अलग अलग ब्रांड्स का आता था। किसी पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे फार्मर बहुत ज्यादा भागते थे, एंड जिस वजह से होता यह था कि उसके प्राइजेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते थे, इवन एमआरपी से ज्यादा प्राइजेस में वो बिकता था। लेकिन दिस वाज अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन फर्टिलाइजर से इन ब्रांड्स के नाम हटा के, बिकॉज अब वो 18460 नाम से मान लो ये डीएपी आता है, राइट, जिसके अंदर ये एनपीके होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, राइट। तो अब किसी भी ब्रांड का हो, अगर उसमें इस क्वांटिटी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम डाल दिया तो वो डीएपी बन जाता है। लेकिन फार्मर्स वेयर पर्टिकुलरली बिहाइंड पर्टिकुलर ब्रांड, एंड इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। दैट्स वाई भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था 2022 में ही। उन्होंने कर दिया था प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना स्टार्ट कर दी थी। अब इस परियोजना के अंडर क्या किया जाता था, जन उर्वरक परियोजना के अंडर जितने भी फर्टिलाइजर्स है उनको वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम में डाल दिया गया। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, जिसमें अब क्या होगा, जो भी फर्टिलाइजर के बैग्स होंगे जिस पे लिख के आ जाएगा कि ये जो है ये भारत का 18460 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, सबका सेम होगा। एंड दैट्स वाई फिर अब फार्मर को किसी पर्टिकुलर ब्रांड के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर की स्कीम स्टार्ट कर दी, और ये जो फर्टिलाइजर्स है ये इजीली एक्सेसिबल कहाँ पे होंगे फार्मर्स के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है, जब इसका प्रॉपरली सीजन आया है, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स फार्मर को मिलने चाहिए वो वहाँ पे उनको मिल नहीं रहे, एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, दे आर फेसिंग इश्यूज। एंड हमारे लिए काम की चीज है इस प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन, और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक जो परियोजना है उसके बारे में जानना। ठीक है। देन next is woman naval officer circumventing the globe reaches Australia in their first stop। तो पहला स्टॉप इन्होंने लिया है जो नाविका सागर परिक्रमा का सीजन 2 या पार्ट 2 चल रहा है उसके अंदर। After 39 days of voyage at the sea, two women officers undertaking global circumvention expedition for Indian naval sailing vessel called INSV Tarini arrived at the port of call in Australia on Saturday after covering a distance of 4,900 nautical miles from Goa.
The historic expedition was flagged off from Goa by the Navy Chief Admiral D.K. Tripathi ji on 2nd October. Around 2:30 p.m. Indian Standard Time on November 9, after challenging 39 days voyage under the sea in Navika Sagar Parikrama 2, INS V Tarini arrived at the first port of call at Australia. The vessel is covered distance of 4,900 nautical mile from Goa, crossing the equator on October 16 and Tropic of Capricorn on October 27. During 38-day non-stop voyage, the Indian Navy duo Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa A encountered a range of weather conditions from calm to severe, facing winds up to 40 knots and sea state of 6, right? The Navy said. Throughout the journey, the crew remained in good health and high spirits, demonstrating resilience in the face of extreme condition instead of in it stated. The progress of the expedition has been closely followed by Admiral Tripathi ji. अब ये यहाँ पे अराइव हो चुका है एंड यहाँ से आगे फिर अपनी ये आगे की जर्नी भी स्टार्ट करेगा, राइट? यहाँ से आगे ये अपनी आगे की जर्नी भी स्टार्ट करेगा एंड ये क्या है एग्जैक्टली exactly? तो we have one initiative called Navika Sagar Parikrama. It is called as Navika Sagar Parikrama. अब इसमें हुआ क्या था, तो जो पूरा ग्लोब है उस ग्लोब को सरकमवेंट करना, घूम के वापस आना। जैसे ये गोवा से इनकी शिप निकली है, गोवा से ये पूरे वर्ल्ड को एक चक्कर काटेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, फिर यूएस जाएंगे, फिर साउथ अमेरिका से अफ्रीका आएंगे, अफ्रीका से इंडियन ओशन क्रॉस करके वापस गोवा तक आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, पूरे ग्लोब को सरकमवेंट किया ऑन वन छोटा जो इनका शिप होता है जिसका नाम है तारिणी, राइट? INS V तारिणी, इंडियन नेवल शिप वेसल तारिणी। तो इस तारिणी के अंदर ये किया जा रहा है एंड ये किया जा रहा है बाय द फीमेल ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की जो फीमेल ऑफिसर्स है उनका ये ऑल फीमेल क्रू है। और इसका जो पहला वर्जन है नाविका सागर परिक्रमा, ये जो पहला एक्सपीडिशन हुआ था, दैट वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय निर्मला सीतारमन जी इन द ईयर 2017। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर वर्तिका जोशी, राइट, जो इसकी मेन हेड थी वो थी वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी फ्रॉम उत्तराखंड। इनके अलावा उसमें और भी स्टाफ था, जैसे कि प्रतिभा जामवाल, ऐश्वर्या बूडापट्टी, पी स्वाति, बट आपको मेनली इनका वर्तिका जोशी जी का नाम याद रखना है, जिन्होंने ये कंप्लीट किया था, राइट? और उन्हें ये जो 6 मेंबर थे, इस पूरी शिप में 6 मेंबर हुआ करते थे, उन 6 मेंबर को मिला था कौन सा मेडल? नौसेना मेडल। 2018 में इन्हें नौसेना मेडल भी मिला था इस चीज के लिए। अब ये किया जा रहा है बाय 2 पीपल, राइट? अब ये किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इनके नाम दे रखे हैं। आपको इनके नाम, अगर इफ यू वांट टू रिमेंबर द फैक्ट्स यू कैन रिमेंबर द नेम। दिलना के एंड रूपा ए, ये 2 लोग हैं, ये फाइनली पहुंचे हैं कहाँ पे, देख सकते हो आप, दिलना के एंड रूपा ए अबोर्ड INS V तारिणी अराइव एट द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये चल रहा है। तो INS V तारिणी के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिस इज LAC अग्रीमेंट, द डिटेंटे एंड द क्वेश्चंस। वेरी गुड आर्टिकल, बिकॉज ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको पता है LAC में क्या अग्रीमेंट हुआ है, LAC के क्या डिस्प्यूट्स है, इंडिया चाइना को लेके क्या कहानी चलती है। But this article is written by Suhasini Haidarji. That's why this is must read article. Background में आपको पूरा पहले भी दे चुका और एक बार बता देता हूँ, राइट? क्या क्या हमारे क्राइसिस, क्या इश्यूज हुए थे एंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन। यहाँ पे जो हमारा अग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक को हम वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, दूसरे को मिडल सेक्टर कहते हैं, तीसरे को ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। विद इन दैट जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, राइट, इस वेस्टर्न सेक्टर की हम बॉर्डर देखें तो लद्दाख में जो हमारी बॉर्डर है, इसमें 2 लाइंस रही है, जिसके वजह से इश्यू चला है, राइट? एंड इंडिया
मान लो देर इज वन लाइन कॉल्ड जॉनसन लाइन एंड दूसरी लाइन कॉल्ड मैकडोनल्ड लाइन। इसमें इंडिया बिलीव करता है जॉनसन लाइन में, जिसके थ्रू जो लद्दाख का रीजन है, जो अक्साई चिन का रीजन है, तो अक्साई चिन इज इंडिया का पार्ट, इसके हिसाब से अक्साई चिन इज चाइना का पार्ट। फिर हमारा 1962 वॉर होता है, उसके बाद हमारा एरिया उनके पास चला जाता है। उसके बाद 2017 से हमारी कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। 2020 में मेन इशू होता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास गलवान वैली में, राइट। और इस गलवान वैली में जो डैमचौक रीजन है, गलवान रीजन हो गया, डैमचौक रीजन हो गया, प्लस देयर वाज वन पैंगोंग सो लेक, उसके भी पेट्रोलिंग को लेके बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं। और इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए 2020 से हमारा चाइना के साथ कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चल रहा है, जिसके ऊपर फाइनली अब अग्रीमेंट साइन हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है फ्रॉम बोथ द साइड्स, इंडिया एज वेल एज चाइना साइड। अब उसी के ऊपर इसका पूरा बैकग्राउंड और उसी के साथ जो अभी ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, क्या इंडिया चाइना की बात हो रही है, इसके अराउंड ये इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। तो दिस इज मस्ट रीड आर्टिकल। इसमें डिटेल एक्सप्लेन करने की, एक वन बाय वन आपको रीड कर लोगे तो पूरा आइडिया आपको लग जाएगा, राइट। अगर आप पूरा रीड कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा। कोई चीज समझ नहीं आती तो फॉर श्योर यू कैन आस्क इट। 2 weeks after a surprise announcement by India and China detente a summit on the sidelines of 16th BRICS summit in Kazan, October 23, 2024, between Modi ji and Xi Jinping ji, sealed a deal. But the exchange of sweets between soldiers of Indian Army and PLA at the line of control indicated that two sides are willing to put bitterness of the past 4 years behind them. If needed, that is possible, then the two have much to discuss in terms of restoring peace on the border and reversing the economic restriction on each other, allowing investment, visas, direct flight, boosting trade, improving interactions. नो टेम्पलेट और क्लैरिटी। अब इन्होंने यहाँ से आगे प्रॉब्लम्स गिनाना शुरू की है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई तो है, एग्रीमेंट तो साइन हुआ है, लेकिन डिसएंगेजमेंट कैसा होगा, मेनली डैप्सैंग एंड डेमचौक रीजन में, इसके बारे में डिक्लेयर कुछ भी कंप्लीटेड नहीं किया गया है, राइट। डी एस्केलेशन होगा, डी इंडक्शन होगा, ये सब तो बोला गया है, लेकिन किस तरीके से होगा, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, उसकी सैटेलाइट इमेजेस लेंगे, क्या करेंगे, इन सब चीजों में क्लैरिटी नहीं है। There is no template of the agreement, nor has the government given the details of new patrolling arrangement it has agreed to. The reports that the PLA has been granted access to Yangtze, the area in Arunachal Pradesh boundary where it had attempted to transgress in 2022, have also not been explained by the government. Unfortunately, this lacks the clarity now on the part of a pattern. तो ये बहुत सी चीजें यहाँ पे चल रही है। मई 5-6 2020 में जो क्लैशेस हुए थे पैंगोंग त्सो के आसपास, जहाँ पे दोनों साइड से कुछ लोग मारे गए थे, राइट। एंड इवेंचुअली गोली नहीं चली थी, लेकिन स्टिक से, कटगल से, नाइफ से जो लड़ाइयाँ हुई थी, वहां पे बहुत से लोग मारे थे। अब इसी आर्टिकल में इन्होंने पूरा इस चीज को एक्सप्लेन किया है, पॉलिटिकल चीजें लिखी है, कुछ कुछ इस जो अग्रीमेंट हुआ है उसका क्रिटिसिज्म किया गया है, उसकी पॉजिटिव्स बताए गए हैं। तो हमारे लिए फैक्ट उतनी नहीं है इसमें, बट आर्टिकल रीड करने के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हो सकता है कि ये आर्टिकल आपको पूछ लिया जाए इन इंग्लिश और इन लीगल और इन लॉजिक, तो वहां पे ये काफी हेल्पफुल होगा। देन नेक्स्ट वी हैव गिविंग शेप टू इंडियाज कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। तो दिस इज अगेन अबाउट द क्लाइमेट चेंज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो उसके अराउंड ये आर्टिकल पूछा गया है, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। Conference of Parties 29 from Baku, Azerbaijan is about to shift focus to the heated discussion on aspect of climate finance again. अब यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस क्या है क्या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो हुआ ये था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जब होती है, उसमें से एक मीटिंग में जो 2010 में हुई थी, राइट, कैनकन मेक्सिको, यहाँ पे ऐसा डिसाइड किया गया था कि देयर विल बी क्रिएशन ऑफ GCF, दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम से पैसा, एक अकाउंट क्रिएट किया जाएगा जिसमें पैसा डालना होगा। और इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में क्या किया जाएगा, 2020 से 2020 से जितनी भी दुनिया भर की डेवलप्ड कंट्रीज है, वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज मिल के एवरी ईयर $100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देगी। एक एक कंट्री 100 बिलियन डॉलर नहीं देगी, सब मिलके,
ऑफ कोर्स एक एक 100 देंगे तो दुनिया का भला हो जाएगा, है ना। बट इतना पैसा उनके पास है तो वो बर्बाद हो जाएंगे दे देंगे तो 100 बिलियन डॉलर सारी दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो मिलके 100 बिलियन डॉलर देगी। अब जब इनके ये 100 बिलियन डॉलर आएंगे, 2020 से सोचा गया था, लेकिन हुआ ये 2020 हो गया, 2021 हो गया, कोविड 19 आया, 22 हो गया, 23 हो गया, अब 24 आ रहा है, अब 24 चल रहा है, 25 आने वाला है। लेकिन ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्रिएट किया गया था ना, इसके अंदर हर साल के 100 अगर कंसिडर किए जाए तो 2024 तक इसमें 500 बिलियन डॉलर आ जाने थे, या एटलीस्ट 400 बिलियन डॉलर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इस फंड में अभी तक 100 बिलियन डॉलर भी नहीं है। एंड दैट द रीजन बिहाइंड दिस इज, रीजन ये है कि जो कंट्रीज थी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन टाइम से नहीं दिया। जैसे हमने देखा अमेरिका 2020 में इससे बाहर हो गया था, राइट, 2016 में। तो इस वजह से इनकी फंडिंग इसमें आई नहीं। और जो फ्रंट पेज पे हमने देखा था एनसीक्यूजी नाम से एक नया फंड इसके अंदर बोल दिया गया, न्यू क्वांटिफाइड कलेक्टिव गोल्स, NQCG जो भी था फुल फॉर्म उसका, राइट। तो इस तरीके से नया बना के इन 500 बिलियन डॉलर का यूज कैसे करना है, कि भाई कितने पैसे मिटिगेशन में जाएंगे, कितने पैसे किस में जाएंगे, वो सब तो बता दिया। लेकिन इसमें फंडिंग आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि पैसे कब आएंगे भाई, ये कहीं नहीं किसी ने बताया है। एंड दैट्स व्हाई अब इस आर्टिकल में इन्होंने बोला है कि मेनली जो अभी क्लाइमेट चेंज का अगर चल भी रहा है कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में अब ये डिस्कस करेंगे अबाउट दिस क्रूशियल इशू, इस इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। और तब देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ती है चीजें, बिकॉज INDCs की बात होगी, अलग अलग देशों के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी बात होगी, किसने किसमें क्या अचीव किया, कितना काम किया, उन सब चीजों के बारे में बात होगी। लेकिन जब फाइनेंस की बात आएगी तब क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, राइट। तो an essential component of this discussion will be carbon credit framework and disagreement over between the developed and developing countries. India updated its INDC in 2023 to underline, among other things, the establishment of domestic carbon market as a part of climate strategy. अब इसमें क्या हुआ था, जब ये क्योटो प्रोटोकॉल आया था ना, इस क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ऐसा बोला गया था, जैसे मान लो यूएसए एक देश है, डेवलप्ड देश है, इनको बोला गया कि 2023-24 में आप फॉर एग्जांपल 100 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करोगे, आपको इससे ज्यादा इमिट नहीं करना है। और अगर आपने इससे ज्यादा इमिट कर दिया, अगर आपने इससे ज्यादा कर दिया तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। और वो फाइन क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन क्रेडिट। अब ऑफ कोर्स इनका नुकसान होना चाहिए और किसी गरीब देश का फायदा होना चाहिए। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे इंडिया है, मान लो इंडिया के पास कुछ कार्बन क्रेडिट्स रखे होंगे। इंडिया को क्योंकि ऐसा टारगेट तो है नहीं कि इंडिया को कितना इमिशन करना है क्या नहीं, बट इंडिया फिर भी इस क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल करने के लिए हो सकता है दिल्ली मेट्रो क्या करे, दिल्ली मेट्रो का केस भी था इसके ऊपर, दिल्ली मेट्रो क्या करे कि दिल्ली मेट्रो अपने पूरे मेट्रो के ऊपर सोलर पैनल लगा दे, जिस वजह से दिल्ली मेट्रो को जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होने वाला था वो ना हो या कम हो जाए, जिस वजह से इन्होंने पोल्यूशन को भी रोका। तो इस वजह से क्या होगा, दिल्ली मेट्रो को मिल जाएंगे कुछ कार्बन क्रेडिट्स, और फिर ये कार्बन क्रेडिट चले जाएंगे भारत सरकार के अकाउंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब ये जो कार्बन क्रेडिट इंडिया के पास है, अगर यूएसए को फाइन लगा है, मान लो यूएसए ने 110 गीगाटन रिलीज कर दिया इंस्टेड ऑफ 100, तो ये 10 गीगाटन का इन्हें क्या करना पड़ेगा, भारत से कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, दुनिया में किसी से भी खरीद सकते हैं जिनके पास कार्बन क्रेडिट हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कार्बन क्रेडिट का मैकेनिज्म जो है वो उतना क्लियर नहीं है, और इंडिया जैसे देशों का काफी इसमें फायदा होता है। एंड ऑफ कोर्स हमारा फायदा होता है तो किसी का नुकसान होगा, जिसका जो डेवलप्ड देश है उनका अगर नुकसान होगा तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो वो यहीं पे इसी चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 प्रोवाइडेड फॉर द स्टैट्यूटरी मैंडेट फॉर सच अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग scheme should be there. Through this, India aims to align its climate commitment under the Paris Agreement with the broader economic goals. Yet, for the market to truly support these objectives, it must be meticulously designed to ensure credibility, efficiency, and fairness. From global experiences, India must incorporate two pivotal lessons in carbon market framework for the long-term success. फर्स्ट, अपहोल्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट, जैसे यहाँ पे दिल्ली मेट्रो ने बोला, वैसे हमारे देश के जो अलग अलग कंपनीज है उन सबको कार्बन क्रेडिट मिल सकते हैं,
राइट। इसका हमें क्या करना होगा, एक इंटीग्रिटी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। एंड सेकंड, अलाइनमेंट विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, दुनिया भर के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उसके साथ इसका अलाइनमेंट करना होगा। नाउ इन दो चीजों के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बात की है, हमारे लिए बहुत ही थ्योरेटिकल चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड था तो आप एक बार गो थ्रू इसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मेल्टडाउन। जर्मनी में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, जो मिली जुली सरकार थी वहां पर भी, है ना, वहां पर भी मिली जुली सरकार थी, वो मिली जुली सरकार गिर चुकी है। प्लस जर्मनी एक रिसेशन के थ्रू जा रहा है, राइट, इनके देश में भी रिसेशन चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जो पहले पिग्स कंट्रीज को कहा जाता था इन यूरोप, दैट इज पोर्तुगाल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, इनको जो एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता था कि इन्होंने भी देश में काफी ऐसी चीजें की जिससे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, रिसेशन आ गया और देश को प्रॉब्लम झेलने पड़े, और सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा इनको। वैसे पहले टर्की को भी कहा जाता था। तो अब जर्मनी का वैसा सिचुएशन हो रहा है क्या, ऐसा बोला जा रहा है। द कोलैप्स ऑफ जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स कोalition in Germany last week has plunged Europe's largest recession affected economy deeper into the crisis. The three-way coalition involving Scholz Social Democrat, Greens, and pro-market Free Democratic Party was struggling in the past year to put up a united face amid the public differences. As economic crisis worsened, the differences on the recovery is also deepened, leading to Chancellor Scholz sacking his finance minister, and later he could be हट चुके हैं, while the Social Democrat and Greens supported more borrowing and public spending to modernize and support industry and shift towards environmental energy. Mr. Lindner advocated lower taxes and austerity measures after Mr. Lindner's find, freeing his party colleagues quit the government. अभी इनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस ये समझो कि यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं और देखते हैं अब आगे क्या होता है। इससे ही रिलेटेड एक और आर्टिकल यहाँ पे आया है जहां पे हम देख रहे हैं, जर्मनी ओपन डोर्स फॉर स्किल्ड इंडियंस अमिल्ड ग्लोबल वीजा कट्स। अब ये क्यों खोल रहे हैं, इसका भी पर्टिकुलर रीजन है। अब देखो, जर्मनी क्या फेस कर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस है, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, उनके पास लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, एम्प्लॉय की ज्यादा सैलरी वो नहीं कर सकते हैं अफोर्ड। तो इनको अगर स्किल्ड एम्प्लॉय सस्ते प्राइस में मिल जाए तो क्या दिक्कत है, इनका देश का इंडस्ट्री भी बचेगा, इंडस्ट्री बचेगा तो इकोनॉमी भी बचेगा, इकोनॉमी बचेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इसके लिए सस्ता लेबर मिलना चाहिए जो स्किल्ड भी हो, एंड वो कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा इंडिया से। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल्स को यहाँ पे वीजा ज्यादा दिया जा रहा है, इंडियन नेशनल्स यहाँ पे ज्यादा अराइव हो रहे हैं। द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन जर्मनी हैज इंक्रीज टू 1.3 लाख फ्रॉम 23,000 a decade ago. While countries such as Australia, Canada, and US are limiting and planning to limit the visa for immigrant workers, Germany is planning to increase them. This is a good news for Indians who already make up the largest group of foreign residents in Germany, both as student as well as workers. ऑस्ट्रेलिया, बाकी देशों ने इन सब चीजों को रिड्यूस किया बिकॉज उनकी इकोनॉमी भी ठीक चल रही है और उनके देश में एक राइट विंग का अलग मूवमेंट चल रहा है, जहां पे वहां के लोग कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका फॉर अमेरिकन, राइट, ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑस्ट्रेलियंस, कनाडा फॉर कैनेडियंस, और वहां के लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाए, जॉब दिए जाए, सब कुछ चीजें दी जाए। जर्मनी में हालत उल्टी है। जर्मनी में ये है कि बिकॉज उनके देश को अभी स्किल्ड लेबर, वो भी सस्ते प्राइस में उनकी जरूरत है, सो दैट देश की इकोनॉमी ठीक की जाए। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया के लोगों को इजीली यहाँ पे बुलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये है अबाउट दिस आर्टिकल। देन नेक्स्ट, कैन एएमयू फाइनली क्लेम अ माइनॉरिटी स्टेटस। तो भाई अब यहाँ पे ये बहुत लंबी कहानी चलती हुई आ रही है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और अभी जो वर्डिक्ट भी आया है इसके अराउंड 4:3, तो 7 जजेस का वैसे बेंच था लेकिन 4-3, मतलब बहुत ही डाइसी सा वर्डिक्ट है
राइट। आधे ऑलमोस्ट लोगों का मानना था, एक तरफ आधे ऑलमोस्ट लोगों का मानना था कि माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से ये इस आर्टिकल के अराउंड, इस टॉपिक के अराउंड यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, व्हाट डज आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट? Why did in 1967 Aziz Basha judgment state the AMU cannot be considered as minority institution? On what ground 1967 judgment has been revoked by the Supreme Court now? तो अब देखते हैं क्या है ये। With a narrow majority of 4-3 verdict, the Supreme Court on November 8 overturned the 1967 ruling in S. Aziz Basha versus Union of India case. ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। Served as the basis for denying AMU a minority institution status. The majority verdict was penned by the former CJI, because फॉर्मर हो चुके हैं अभी 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं संजीव खन्ना जी, है ना, डीवाई चंद्रचूड़ एंड इंडोर्स्ड बाय द जस्टिसेस संजीव खन्ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, द वर्डिक्ट वाज पेन्ड बाय सीजेआई एंड इंडोर्स्ड बाय संजीव खन्ना, पारदीवाला, मनोज मिश्रा। जस्टिसेस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता एंड एस शर्मा डिसेंटेड। तो ये तीन थे। अब क्या होता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, ये भी आर्टिकल नंबर अच्छे से याद रख लेना। आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees religious and linguistic minority a fundamental right to establish and manage educational institution of their choice. 30 subclause 2 says that further mandates that the state must ensure equality of treatment in granting aid to all the educational institution regardless of minority status. इनको पैसे मिलने चाहिए। Notably, such institutions enjoy greater autonomy than most others. Under Article 15, subclause 5, they are exempted from providing reservation to scheduled caste and scheduled tribe, and may reserve up to 50% of the seats for their own minority community. In the landmark TMA Pi Foundation 2002 case, Supreme Court clarified that the minority status should be determined based on the demographic composition of the concerned state rather than the national population. कि भाई हो सकता है मुस्लिम माइनॉरिटी हो पूरे इंडिया में लेकिन उत्तर प्रदेश में ना हो, तो इस वजह से इसको डिसाइड किया जाए। अब हुआ क्या था 1967 में, क्या हुआ था, या फिर एएमयू को किसने एस्टैब्लिश किया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखनी है। 1875 में मुस्लिम रिफॉर्मर सैयद अहमद खान जी, राइट, सर सैयद अहमद खान, दैट मीन्स इनको क्या मिला था, यूके से नाइटहुड। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ to offer modern British education to the Islamic values rooted in Islamic values. In 1920, AMU Act was passed incorporating MAO College and Muslim University Association into Aligarh Muslim University. Under the Section 23 of the Act, only Muslims were permitted to be the members of university's governing body known as the court, while the institution primarily catered to Muslims, students from other religious communities were also admitted किया जाता था। In 1951, this mandate for Muslim-only representation in court was abolished. इसको हटा दिया गया। सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट आई 1965 में, जहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट की गई कोर्ट्स पावर अमंग द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज विद द प्रोविजन ऑफ अलाउइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू नॉमिनेट मेंबर्स टू। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का अजीज बाशा वर्डिक्ट आता है, जहां पे इस अमेंडमेंट को 65 वाले अपहेल्ड किया गया एंड रीजनिंग दी गई दैट आईएमयू वाज नाइदर एस्टैब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्टर्ड बाय मुस्लिम माइनॉरिटी सिंस इट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ सेंट्रल लेजिस्लेशन। तो ये ना मुस्लिम ने एस्टैब्लिश किया है, ना मुस्लिम इसको गवर्न करते हैं। द डिसीजन स्पार्क्ड ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट हुआ, leading to amendment to AMU Act 1981, which officially recognized the university's minority status. In 2005, university ने introduce किया 50% seat reservation in postgraduate medical courses for Muslim student. This was challenged in the Allahabad High Court, which struck it down on the ground that university did not qualify minority status under this case. 2006 में भी फिर से इसकी बात होती है, फिर वो लार्जर बेंच को दिया जाता है। 2019 में 3 जजेस का बेंच रंजन गोगोई के अंडर रेफर करता है रिकंसिडरेशन 7 जजेस के पास। मैटर स्टेड इन लिम्बो टिल अक्टूबर 2023, सीजेआई चंद्रचूड़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए 7 जजेस बेंच। अब यहाँ पे ये जो जस्टिस आया है, राइट, ये आर्टिकल 30 affirmed that educational institutions established prior to the adoption of constitution are equally entitled to the protection granted under article 30। तो इनका क्या कहना है कि भाई
चाहे वो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले बना हो, लेकिन अगर वो माइनॉरिटी के स्टेटस में आता है या माइनॉरिटी ने उसे एस्टेब्लिश किया है माइनॉरिटी के लिए, तो वो बाद में भी माइनॉरिटी में होगा। और इसलिए यहाँ पे 4-3 का ये जजमेंट आता है, और अब इसका माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो अपहेल्ड कर दिया गया है। अब आगे क्या हो सकता है? A regular bench assigned by Sanjeev Khanna ji will now re-evaluate AMU's minority character based on the criteria set by majority without being constrained by Aziz Basha. Meanwhile, the stay on university's 2005 reservation policy will persist until the final determination is made. अब देखते हैं कैसे कैसे ये आगे बढ़ता है, right? Then any other news that we have? चाइना की भी हालत खराब चल रही है, राइट? चाइना की भी हालत खराब चल रही है। चाइना हैज अनवील्ड अ 10 ट्रिलियन युआन, दैट इज 1.4 ट्रिलियन डॉलर का डेट पैकेज ऑन फ्राइडे टू ईज द लोकल गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड स्टेबिलाइज fagging economic growth, but officials refrained from announcing the direct economic stimulus. Authorities increase the amount of the debt local governments are allowed to raise through the special bonds by 6 trillion yuan over the next 3 years. This raises the special bond quota. ये हमें नंबर से याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि इनका भी इकोनॉमिक सिचुएशन उतना अच्छा नहीं चल रहा है। इनके जो स्टेट फाइनेंसेस है वो थोड़े बिगड़े हुए हैं, राइट? वो थोड़े बिगड़े हुए हैं। दैट इज द सिचुएशन ऑफ China as well. Saudi Kuwait may fill the local in skilled jobs handled by migrants. तो यहाँ पर भी थोड़ा हमें देखने मिल रहा है, बिकॉज 1970s 80s 90s काफी लंबे टाइम से इंडिया के जो वर्कर्स है वो जाते हैं, या फिर हमारे जो साउथ एशिया के वर्कर है जो यूएस सॉरी सऊदी कुवैत यहाँ पे काफी ज्यादा काम करते हैं। इवन इंडिया जो रेमिटांसेस पाता है, जिसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिमिटेंसेस जो इंडिया रिसीव करता है वो मिडल ईस्ट से आते हैं। वहां पे अब ये प्रॉब्लम फेस हो सकता है फ्यूचर में, बिकॉज सऊदी कुवैत की सरकार चाहती है कि यहाँ के जो जॉब्स है वहाँ के लोकल लोगों को दिए जाए इंस्टेड ऑफ गिविंग माइग्रेंट्स, राइट? गिविंग इट टू माइग्रेंट्स। देन एनी अदर न्यूज? ये भी जर्मनी के बारे में ही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक वोज स्टेयर एट जर्मनी। तो देखते हैं जर्मनी कैसे इससे टैकल कर पाता है। आई होप सेफली निकल जाए, सो दैट सारी चीजें दुनिया के लिए भी स्टेबल हो। अब देखते हैं कैसे होता है। कल है इंडिया का मैच है ना, और ये भाई साहब ने तो टेस्ट मैच में इंडिया का अलग ही रिकॉर्ड बनने दिया है ना? सारे रिकॉर्ड टूट गए हार के। एनीवेज ठीक है, विल कम बैक, है ना? हम कम बैक तो जरूर करेंगे। Okay, बढ़िया. So I think this was it for today's session. Thank you so much. I hope you liked the session. I hope you enjoyed the session. Tomorrow evening, 8 p.m., we are going to have a roundup for the month of October, right? अक्टूबर का राउंड अप होने वाला है। कल 8 बजे लाइव आ जाना। लाइव होगा, सब लोग लाइव होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इस सेशन को लाइव नहीं ले पाया, बिकॉज टाइमिंग के कुछ कंस्ट्रेंट चल रहे थे। इवनिंग में आई हैव अ क्लास, तो उस वजह से कल के सेशन में, लेकिन 8 p.m. में सब लोग लाइव आ जाना, सो दैट वी कैन स्टडी अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट, एट 8 p.m. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।